नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान किताब का इतिहास पार्ट में जो हमारा दूसरा लेसन हमने स्टार्ट किया है उसे पढ़ेंगे। तो कल हमने राज्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सेंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अर्नत गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी बनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते। इस तरह के ताम्र पत्र यानी तांबे के पत्र होते थे, उस पर वो भूमि जितना भी भूमि का टुकड़ा है उसको ब्राह्मण को पुरस्कृत करने के लिए उसके नाम पर लिखा जाता था। तो इस पिंक और ब्लू कलर के जो डायग्राम बने हुए हैं इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करें और नागभट्ट की उपलब्धियों को भी नोट करें। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाषा का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलहनी ज़मीनें, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बना सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो
और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उतनी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण के नाम के एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो कलहण की एक रचना बृहद संस्कृत है, इसे अंडरलाइन करें। कलहण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। धन के लिए युद्ध, तो यह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।